टॉप 5 पेनी स्टॉक, 5 ऐसे पेनी स्टॉक जिनको एफआईआई कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं, एफआईआई कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं। इवन एफआईआई के साथ साथ डीआईआई भी परचेस करते जा रहे हैं। एफआईआई डीआईआई दोनों इन पेनी स्टॉक्स को परचेस करते जा रहे हैं। पेनी स्टॉक जो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी होती है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, जिनकी शेयर प्राइस भी बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती शेयर प्राइस होती है। तो ऐसा क्या है इन स्टॉक्स के अंदर कि इतने छोटी कंपनी, इतनी कम शेयर की प्राइस है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, उसके बाद भी एफआईआई डीआईआई इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखो पेनी स्टॉक के बारे में बता दूं, क्योंकि इनकी जो कैपिटलाइजेशन होती है, कंपनी बहुत छोटी छोटी होती है, तो ये रिटर्न अगर देगी तो पोटेंशियल मल्टीबैगर से भी ज्यादा रिटर्न दे सकती है। मतलब रिटर्न इनका बहुत अंधाधुन हो सकता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मतलब ये रिटर्न 50 गुना भी दे सकती है, 100 गुना भी दे सकती है, 1000 टाइम्स भी दे सकती है, 5000 टाइम्स भी दे सकती है। क्योंकि आपको पता है, देखो एचडीएफसी, रिलायंस वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो डबल ट्रिपल नहीं हो सकती वो मार्केट कैप पर। वहीं पे अगर पेनी स्टॉक देखो तो पेनी स्टॉक की मार्केट कैप इतनी कम है कि वो रिटर्न बहुत ज्यादा दे सकती है। बट एट द सेम टाइम ये शेयर बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं कि अगर शेयर अच्छा नहीं, अगर शेयर अच्छा है तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है, पर अगर शेयर खराब है, कंपनी में थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई, तो ये शेयर पूरा का पूरा डूब भी सकता है। तो रिस्की भी उतना ही ज्यादा होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पेनी स्टॉक के अंदर जितना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा रिटर्न की चांस, उतना ही ज्यादा रिस्क की चांसेस है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक वो जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है कंपैरेटिवली, और शेयर की प्राइस भी बहुत कम होती है, छोटे छोटे 10 रुपए, 20 रुपए, जनरली 50-100 रुपए से कम होती है। वो मैंने कहा था ग्रोथ की चांसेस भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनका मार्केट कैप कम होता है, तो कंपनी डबल ट्रिपल चौपल 10 गुना 50 गुना इजीली हो सकती है, पर रिस्क भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वॉलेटाइल उतना ही होता है। आइए समझते हैं क्यों एफआईआई और डीआईआई इनको कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं। क्योंकि एफआईआई डीआईआई बहुत बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो स्मार्ट मनी होता है। वो देखो जेन्युइन बात है, वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह आंख बंद करके पैसा नहीं डालते कहीं पे भी, वो बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं, कंपनी को पूरा एनालाइज करके लगाते हैं एफआईआई डीआईआई, और साथ में उनके पास कभी कभार कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो भी यूज लेके लगाते हैं वो। तो पर कभी कभार ट्रैप भी हो सकता है एट द सेम टाइम कि वो रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। तो पूरा अपन शेयर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ने कहीं पैसा डाला है तो उसको ट्रैक करना कंपलसरी होता है, वो बहुत दिमाग लगा के पैसा लगाते हैं। तो आइए पूरे सारे के सारे शेयर्स को अपन एनालाइज करते हैं। और हाँ, दिस इज पार्ट 2 ऑफ वीडियो। पार्ट 1 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें पार्ट 1 में अपने 5 पेनी स्टॉक सेपरेटली डिस्कस करे थे। उसके बाद आपकी बहुत डिमांड आई थी कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी लाओ, तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा हो तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक अटैच कर दूंगा। पार्ट 1 में अपन ने ये सारे शेयर डिस्कस करे थे, पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। आज अपन दूसरे शेयर डिस्कस करेंगे। फिनोटेक्स, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, जेपी पावर, यस बैंक एंड ट्राइडेंट, ये 5 कंपनी अपन ने डिस्कस करी थी। पूरा डिटेल एनालिसिस आप इन पेनी स्टॉक का देख सकते हो, मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब अपन चलते हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर, कि पार्ट 2 में आज अपन कौन से रिमेनिंग 5 पेनी स्टॉक डिस्कस करने वाले, वो अपन आज देखते हैं। बट उसके पहले मुझे एक चीज अनाउंस करनी है, मेरे को बता दो। बहुत ज्यादा खुशी हो रही, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही, फाइनली जिस चीज पे मैं 1 से 1.5 साल तक मैं लगातार वर्क कर रहा था, रात को 3-3 बजे तक जग के, फाइनली आज मैं चीज लॉन्च कर रहा हूं वो चीज। क्योंकि लोगों का डाउट आता था, सर हम कोई भी शेयर लेते, वो शेयर डूब जाता है हर बार, हमको पता नहीं हम कैसे शेयर पिक करते हैं, इन्वेस्टिंग हमसे सही होती नहीं है, जो शेयर लेंगे वो एक न एक दिन डूब जाता है, हमको कंपनी एनालाइज करना नहीं आता और गलत जगह पैसा डुबा देते हैं। ट्रेडिंग भी हम लोगों की टिप्स के हिसाब से करते हैं, जो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कोई टिप्स देता है, हम उस हिसाब से ट्रेडिंग कर देते हैं, खुद को आता नहीं है। कोई पैसिव इनकम का सोर्स भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते, ये भी नहीं आता। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग सब जगह लॉस करा के बैठे हैं, और इवन कुछ लोगों को तो बेसिक्स भी नहीं आते। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं बिल्कुल बेसिक से लेके, कि आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है, छोड़ दो, बेसिक से लेके एडवांस तक, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का स्टॉक मार्केट का कोर्स, जिसके अंदर आपको चाहे स्टॉक मार्केट का मैं बोल रहा हूं एस भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, जिसमें मैं आपको बेसिक से, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा। इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती है स्टॉक मार्केट से, अपनी खुद की पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। सी मैं सिर्फ मतलब मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं ऑल इंडिया रैंकर भी हूं। पूरे इंडिया के अंदर मेरी 46 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंकर हूं। मैं खुद अपने करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं। इवन कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर मैं बहुत सालों से दुबई, अफ्रीका, अलग अलग कंट्रीज, इंडिया में था, तो सबका एक्सपोजर मेरे पास है। तो मैंने फाइनली बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स डेवलप करा है, जिसके अंदर आपको सब कुछ आ जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक का। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते, इतना डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको किसी का नहीं मिलेगा, मैंने सबका देख लिया। इवन आपको जो मार्केट में कोर्स मिलेंगे वो 1-1 लाख तक के मिलेंगे। मैंने जनरली ऑनेस्ट बताता हूं, मैं जब कोर्स लॉन्च करने की सोच रहा था, मैंने कहा 1 लाख का लोगो इन कोर्सेज के अंदर क्या है। मैंने कुछ कोर्स तो परचेस भी करे, मैं सच बताऊंगा। उसके बाद देखा ऐसा कुछ नया नहीं है। इवन मैं आपको उससे भी बहुत ज्यादा चीज देने वाला हूं। और ये लोगों ने, मतलब जनरली लोग बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में सिखाते हैं, पर मैं आपको जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में। तो मैं 1 लाख की प्राइस बिल्कुल नहीं रखने वाला हूं आपकी,
फॉर श्योर इतनी महंगी मुझे खुद को नहीं जमती है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के अंदर। इवन आज कोर्स आज तो मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो उसके अंदर अगर आप आज सब्सक्राइब कर लोगे तो आज बहुत हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे वो कोर्स लिस्टेड है, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे। आज बाद में इतना सस्ता नहीं, हालांकि सस्ता रहेगा पर इतना सस्ता नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप आज ही ग्रैब कर लेना, आप बिल्कुल 100% स्टॉक मार्केट के मतलब किंग मतलब बन जाओगे। सब कुछ आ जाएगा आपको, बेसिक से लेके एडवांस तक का आपको। बाकी इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट में, क्योंकि मैं सब चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में पता कर चुका हूँ, सब चीजें मैंने खुद ने भी देख ली एक बार वहाँ पे। ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव है। इवन इसके साथ आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी, मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी मेनली आपको इसलिए मैंने बोला कंप्लीट स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस, जिसके अंदर सब कुछ है। म्यूचुअल फंड बेसिक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टिंग फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बेसिक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सब चीजें। तो आप ये ले लो, बेस्ट रहेगा। अदरवाइज मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप ये ले लो, सब कुछ आ जाएगा। बट अगर उसके बाद भी नहीं, ये तो पूरा कॉम्बो कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, पर आपको लगता है कि नहीं इतना सब कुछ अभी हमको नहीं सीखना, कम चीजें सीखनी है, केवल हमको इन्वेस्टिंग सीखनी है, ट्रेडिंग नहीं सीखनी, तो आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप ये फंडामेंटल वाला कोर्स ले सकते हो। पर अगर आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है कि ट्रेडिंग कैसे करा जाता है, ट्रेडिंग की बेसिक से लेकर एडवांस सीखना है, तो आप चाहो तो टेक्निकल एनालिसिस सेपरेट ले सकते हो। बाकी ये तो पूरा कॉम्बो है कि आप ये लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और या फिर उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा एडवांस लेवल पर जाना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखनी है, पैसिव इनकम जनरेट करना सीखनी है, तो आप ये वाला कोर्स भी देख सकते हो। तो कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेन कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ले लेना। और आज ये बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे, बाद में इस प्राइस पे मिलना तो मुश्किल होने वाला है वापस। तो चलिए बाकी अपन शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। एंड हाँ, जो शेयर अपन डिस्कस करने वाले वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहला जो अपना स्टॉक है वो है अपना साउथ इंडियन बैंक, जिसकी शेयर की ट्रेडिंग प्राइस लगभग 45 रुपीज की चल रही है। वैसे तो इसका केरला के अंदर हेडक्वार्टर है, जनरली ये साउथ इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है बैंक, पर पहले ये साउथ इंडिया में करता था। हालांकि अब ये पेन इंडिया पूरा का पूरा बैंक अपने आप को ग्रो कर रहा है और अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर ओपन करता जा रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की अगर अपन बात करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का चल रहा है, पी रेशियो कंपनी का अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 13 चलता है, इसका पी रेशियो 7 चल रहा है। इवन कहने को तो ये छोटा बैंक है, पर फिर भी इसकी 948 ब्रांचेस है। क्वार्टर 4 के अंदर इसने 18% का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रो करा था इसने, मतलब रिसेंटली इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर था, जो क्वार्टर गया सबसे अच्छा इसका रिजल्ट था। इवन आईसीआईसी सिक्योरिटी जो बहुत बड़ा ब्रोकर है, उसने भी अभी रिसेंटली अपनी एक रिसर्च पब्लिश करी थी, उसके अंदर बोला कि बैंक ये अच्छा चल रहा है। रीजन बिहाइंड इट जो क्रेडिट एक्सपांशन मतलब बैंक का काम क्या होता है, लोगों को लोन देना, क्रेडिट देना, तो क्रेडिट एक्सपांशन बहुत ज्यादा हुआ है, इसने लोगों को लोन बहुत ज्यादा दिया है, अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन इसकी इंप्रूव हुई है, अच्छी बात है। इसने अपना एनपीए रिड्यूस कर लिया, ये भी अच्छी बात है, मतलब कंपनी भी अच्छा चल रही है। एफआईआई डीआईआई ने इसको कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा परचेस करा, अभी अपन बात करेंगे एफआईआई डीआईआई ने भी इसको कितना परचेस करा, एफआईआई डीआईआई ने अभी अपन बात करेंगे आगे। पर अपन उसके पहले देखते हैं कि मेनली एफआईआई डीआईआई को ऐसा क्या इंटरेस्ट है। मैंने कहा क्योंकि इसका बैंक का फाइनेंशियल अच्छे चल रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हुई, एनपीए कम हो गया, सब अच्छा चल रहा है। पर एक और चीज, ये सब क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कंपनी ने स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करा है उनके बिजनेस मॉडल में। पहले कंपनी कॉर्पोरेट्स को लोन देती थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन देने में क्या होता था, इंटरेस्ट रेट वो कम चार्ज कर सकती थी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकती थी। पर अब कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया और वो लोन देती है रिटेल लोगों को, एमएसएमई जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, माइक्रो स्मॉल लोग, और गोल्ड लोन। इनके अंदर वो छोटे लोगों से, मतलब एमएसएमई छोटे बिजनेस वालों से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करती है, इस वजह से इनका मार्जिन और इंटरेस्ट वगैरह अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी का मेन सबसे बड़ा टर्न अराउंड फैक्टर था। कंपनी का गोल्ड लोन 45% से बड़ा है, मॉर्गेज लोन 42% से बड़ा है, मतलब कंपनी का ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है। बाकी अगर अपन बात करते हैं एफआईआई डीआईआई की, एफआई ने आप देखो 11% से लेकर 24% तक इंक्रीज करा है, डीआई ने 5% से लेकर 12% तक इंक्रीज करा है, मतलब दोनों ने एफआई डीआई ने कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते गए अपने यहाँ पे शेयर होल्डिंग। मैंने एंजल का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, एंजल का आप चाहो तो एक बार रीचेक कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी कंपनी के मैं अगर फंडामेंटल की बात करूं, जो लोन बुक है, जो इसने लोगों को लोन दिया है, वो 14% से ग्रो हुई है एक साल के अंदर, अच्छी खासी ग्रोथ है। इवन जो कासा का रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है, वो 32% का चल रहा है, मतलब अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसकी कंटिन्यूअसली ग्रो हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं। इवन इसका आप देखोगे जो लोगों को इसने एडवांसेस दिए, लोन दिए पिछले क्वार्टर 4 के अंदर वर्सेस क्वार्टर 4 26 के अंदर 87 से 1 लाख हुए, 87,000 से। डिपॉजिट भी इसका इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन असेट भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, वो एक चीज है, बाकी सब चीजें इसकी इंक्रीज हुई है। इवन सबसे अच्छी चीज जो मैंने आपको बताया था, इनका एनपीए भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। अगर आप देखोगे एनपीए भी रिड्यूस हुआ। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि बैंक किसी को लोन देती है और वो पैसे खा के भाग जाता है। अब वो बैंक के सर्कमस्टेंसेस वो बहुत कम हो गए, अब उस वजह से बैंक को लॉस नहीं हो रहा है। सबसे मेन फैक्टर भी एक ये वाला आता है। ये तो था कंपनी भी एग्जिस्टिंग में कैसा परफॉर्म करी है, अब कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है, जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बोला था कि वो अगले सालों के अंदर भी 15 से 16% लोन का ग्रोथ तो सोच रही है, कि इतनी ग्रोथ तो उनकी होने ही होने वाली है। तो ये इस बैंक पूरी कंपनी के पूरा एनालिसिस था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे।
जो है अपना भंसाली इंजीनियर पॉलीमर, जो 103 रुपए का लगभग शेयर चलता है। ये क्या करता है, एबीएस और सेन रेजिन बनाता है। रेजिन अगर आपको पता है तो ये थर्मोप्लास्टिक जो होता है, हाई क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं जो रबड़ जैसे नहीं लगते। जैसे आपने कभी देखा होगा जो अपना कार होता है, कार के आगे जो अपना बम्पर लगा हुआ होता है, तो बम्पर का कवर होता है, वो बम्पर जो होता है जिस प्लास्टिक का होता है, थोड़ा रबड़ जैसा लगता है, वो रेजिन होता है एक तरह का, जो प्लास्टिक जैसे एक चीज की मटेरियल होती है। इसकी डिमांड हर जगह है, चाहे आपको ऑटोमोटिव की कोई सी भी गाड़ी बनानी है, बम्पर में लगेगा, साइड ग्लासेस के अंदर लगेगा, मिरर्स के में लगेगा, वो भी लगेगा। कंज्यूमर अप्लायंसेस लगानी है, चाहे टीवी बनानी है या फिर आपको वॉशिंग मशीन बनानी है, कुछ भी बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनानी है, सब जगह लगेगा। इवन ये साथ में जो आपको डोर पैनल बनाने हैं, इंटीरियर डिजाइन करना है, आपको अपनी कार का डैशबोर्ड बनाना है, सब जगह लगेगा। और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक नहीं होता, जैसे अगर आपने देखा होगा अपनी गाड़ी की जो स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर के अंदर जो प्लास्टिक होता है, जो ट्रांसपेरेंट वाला स्पीड दिखाने वाला, तो वो जो प्लास्टिक होता है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी यही बनाता है। वहां पर लाइट के जो कवर होते हैं, अपनी गाड़ी के आगे लाइट होती है, वो लाइट का जो कवर होता है वो भी यही बनाता है। तो मतलब इस प्रोडक्ट की अगर अपन डिमांड देखें तो ट्रॉली बैग हो गया, गाड़ी हो गया, कैमरा हो गया, व्हीकल हो गया, कितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, टीवी, फैन वगैरह, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ केयर वगैरह, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, सब जगह इसके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, पी रेशियो अंडर वैल्यू चल रहा है, इंडस्ट्री का 22, इसका 14 चलता है। डेट टू इक्विटी 0.00, डेट कंपनी में ऐसा ज्यादा नहीं है। कंपनी के साथ एक चीज अच्छी भी हुई है, एक चीज बुरी भी हुई है। अच्छी क्या हुई है, मतलब बुरी क्या हुई है, कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो पिछले साल के कंपेरिजन में -9% हुआ, मतलब पिछले साल से रेवेन्यू इसका थोड़ा सा गिरा है। पर एट द सेम टाइम अच्छी चीज हुई है कि कंपनी का फिर भी प्रॉफिट 30% से इंक्रीज हुआ है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब कंपनी का मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हुआ है। कंपनी ऑपरेट इफिशिएंटली कर रही है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। कंपनी ने एक्सपेंस कंट्रोल कर लिए और जितने भी कंपनी का रेवेन्यू, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो इसने इंक्रीज कर लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। तो अगर कंपनी का थोड़ा सा भी रेवेन्यू अब बढ़ा, तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद प्रॉफिट बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा खासा लेवल पे बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी चल बहुत अच्छी तरीके से रही है, ऑपरेटिंग मतलब इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है। तो कंपनी की ग्रोथ फैक्टर क्या है, जो रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बताता हूं रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। एक तो कि भाई जो स्पेशलिटी और इंजीनियरिंग प्लास्टिक की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, गाड़ी वगैरह, कंज्यूमर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीजें मेक इन इंडिया, और ये सारी चीजें इंडिया के अंदर ही बना रही है अब चीजें, मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो इंडिया के अंदर सब चीजें बनेगी, तो प्लास्टिक की रिक्वायर होगी, ये रेजिन वाले, इसकी डिमांड बढ़ेगी। साथ में मेन फैक्टर है मैनेजमेंट का, कि हमने 75,000 टीपीए टन पर एनम से लेके हमारी कैपेसिटी 1 लाख टन पर एनम तक हम कर लेंगे सितंबर 26 में। और जैसे ये हो जाएगा तो अगले साल से हमारा प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट डायरेक्ट डबल हो जाएगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो ये सबसे बड़ा इसका ग्रोथ फैक्टर यहां पर है। बाकी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो थोड़ी बहुत एफआई ने इंक्रीज करी है, होल्डिंग परसेंटेज टर्म में कम दिख रही है, पर कंपनी जब बड़ी होती है तो उस हिसाब से उनका अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी कंपनी यहाँ पे देखोगे लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। रिसेंट क्वार्टर में भी कि शेयर एफआई ने परचेस करा था। बाकी कंपनी का मैंने कहा था रेवेन्यू 1% कम हुआ है, बाकी सब इबिडा बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, कैश फ्लो भी इसका 54% से कैश फ्लो बढ़ा है, इबिडा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, पैट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, बाकी सब चीजें अच्छी से इंक्रीज हुई भी है। अब अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की, जो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज का शेयर अभी 90 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते, बट आई होप अगेन प्लीज अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड श्रीराम प्रॉपर्टी का शेयर 90 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर, जो मेनली साउथ इंडिया के अंदर काम करती है, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कोची, विजयवाड़ा, कोलकाता, इन सब जगह काम करती है। कंपनी दोनों तरफ फोकस करती है, दो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लगाती है। एक तो जो मिड मार्केट अफोर्डेबल हाउसिंग होती है ना, कि अफोर्डेबल हाउसिंग चलती है, वहां पर भी मतलब सस्ते टाइप के जो घर होते हैं उस टाइप के। और अगर किसी को प्रीमियम लग्जरी घर चाहिए वो भी बनाती है, कॉमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो भी बनाती है। अब कहने को तो कंपनी देखो छोटी कंपनी है, पर इस कंपनी के साथ अच्छी चीज ये है कि जो इसकी होल्डिंग और पेरेंट कंपनी जिसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से एक बोलो तो कंपनी का जो माई बाप है, कंपनी की ग्रुप कंपनी, मतलब जो एक ग्रुप है, ये श्रीराम ग्रुप का पार्ट है, जो 40 साल से श्रीराम ग्रुप चलता आ रहा है। अगर आपने कभी श्रीराम फाइनेंस का नाम सुना होगा तो श्रीराम फाइनेंस बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। जो श्रीराम फाइनेंस है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये श्रीराम प्रॉपर्टी तो छोटी कंपनी है, पर जो इसका पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, जिस ग्रुप का ये पार्ट है, वो लार्ज कंपनी। तो कभी भी अगर कंपनी को कुछ छोटा मोटा कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए ना, तो क्योंकि इसके पास बैकबोन अच्छा है, वो ये श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम ग्रुप इसको अच्छे से संभाल सकता है, इनके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे है। बाकी अगर अपन कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू इसका कंपनी का एक साल का 2026 वर्सेस 2025 54% ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 32% ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% इसका अच्छा चल रहा है, अंडर वैल्यू चल रही है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 35, इसका 15 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.42, डेट कंपनी में एक डिसेंट है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी अच्छा है, प्रॉफिट 64%, सेल्स 57% ग्रो हुआ है। रिसेंटली इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए, ये आप इसके देखो ग्रोथ फैक्टर यही है कि आए दिन ये कंपनी अपने आप को एक्सपांड करते जा रही है, नए नए प्रोजेक्ट लेते जा रही है, हाथ में बहुत सारे लैंड एक्विजिशन कर रही है। बेंगलोर में इसने 4 एकड़ की लैंड ली, जिसमें ये हाई क्वालिटी
रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लगाएगी जिसकी लगभग ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो 500 से 600 करोड़ की है। इवन सबसे बड़ा मेजर ग्रोथ फैक्टर ये भी है कि जो ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में डील करती है और साउथ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को तुम बढ़ाओ ताकि सब लोगों के पास घर हो, तो इससे इसको बेनिफिट अच्छा खासा मिलने वाला है। बाकी कंपनी की अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई डीआईए दोनों ने अच्छा खासा इंक्रीज करा है, 2% से 6%, 1% से 2%, अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करी है। और वही कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें एफआई 2026 को पूरा साल भर को कंपेयर करें या फिर जो क्वार्टर 4 है जो 2025 वर्सेस 2026 उनको कंपेयर करें तो दोनों अच्छे खासे बड़े, रेवेन्यू 39% और 55% बढ़ा है, जीपी इनका 47% 55% बढ़ा है, एबिटा 59% बढ़ा है, पर पूरे साल भर का 1% डिक्रीज हुआ है, पर क्वार्टर 4 का 59% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 30% और 65% से बढ़ा है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे चल रहे हैं। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट का फ्यूचर टारगेट है, मैनेजमेंट का फ्यूचर टारगेट है कि जो इनका भी जनरली एनुअल कैश फ्लो होता है कि जरा कैश कलेक्ट करते हैं 1400 से 1500 1600 करोड़ करते हैं, अगले साल इनका नया टारगेट है 1700 करोड़ कलेक्ट करेंगे। होम डिलीवरी जनरली ये 3000 लगभग देते हैं, लगभग उतनी की उतनी डिलीवरी होम डिलीवरी करने वाले, पर जो इनके ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको जो सेल करते हैं पूरा, जनरली इनका 1700 करोड़ होता है। इस साल इन्होंने इसको डबल करके 3500 करोड़ कर लिया था। अगले साल इनका टारगेट है उस ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू को इंक्रीज करके 5000 करोड़ तक भी ये ले जा सकते हैं। तो मैसिव एक्सेलरेशन कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लैंड बहुत ज्यादा एक्वायर करते जा रहे हैं, तो इनका जीडीपी बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करते हैं जो अपना मोती सन्स ज्वेलर्स, मोती सन्स ज्वेलर्स जिसका शेयर अभी 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अब ये कंपनी करती क्या, देखो नाम समझ में आ गया होगा, ज्वेलरी कंपनी है, पर ये जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। अब देखो इसके मेन सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये, और एक चीज अच्छी भी है मैं आगे आपको बताऊंगा। मेन तो ये आपको जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी 1997 से चली आ रही है, लोग इसको ट्रस्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत प्रीमियम टाइप की कंपनी जो होती है ना, प्रीमियम ज्वेलर्स वो वाला है, तो इसके 4 शोरूम जयपुर के अंदर है। बाकी इसकी कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि अभी ये केवल जयपुर के अंदर है, पर कंपनी ने अभी रिसेंटली 150 करोड़ का क्यूआईपी से फंड रेस करा था, तो 150 करोड़ के फंड की वजह से अब ये जयपुर से बाहर भी अपने आप को एक्सपांड कर रही है, मतलब अलग अलग जगह भी जा रही है। रिसेंटली इसने अभी न्यू स्ट्रेटेजिक आउटलेट खोले टायर 2 सिटीज के अंदर, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर, क्योंकि इसने रिसेंटली फंड रेस करा था। और बाकी कंपनी का रेवेन्यू 6% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 48% से ग्रो हुआ है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी थी अच्छी खासी। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 53, इसका 25 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.08, डेट कंपनी में बहुत कम है, और जनरली ज्वेलरी कंपनी में डेट ज्यादा होता है, पर इसमें बहुत कम है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ फैक्टर यही है कि ग्रोथ फैक्टर मेन तो एक है कि गोल्ड की प्राइसेस आए दिन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा। मेन एक हॉल मार्किंग रेगुलेशन के आजकल सारे लोगों को समझ में आ गया है कि यार छोटे छोटे ज्वेलर्स जो होते हैं जो वो फ्रॉड बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो लोग प्रीमियम सेक्टर पे मतलब मूव हो रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए, कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदते हैं जिसका कोई ब्रांड वैल्यू हो। तो मोती सन्स ज्वेलर एक प्रीमियम ब्रांड है जिसका ब्रांड वैल्यू है, तो लोग अभी छोटे मोटे ज्वेलर्स के इनसे खरीद रहे। और मैंने आपको कहा था रिसेंटली इसने 150 करोड़ का फंड रेस करा था, तो जयपुर से बाहर निकल रही है कंपनी। अगर सही तरीके से एक्सपांड कर जाए तो अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। बाकी मैंने रिस्क अभी की यही बताया कि रीजनल कंसंट्रेशन है, बाकी मैंने आपको बताया था, पर अब ये आगे ग्रो कर रही है। और इसने जो क्यूआईपी से फंड रेस करा था, एक रिस्क ये भी है कि क्यूआईपी से फंड रेस करा था, जनरल शेयर की प्राइस 13-14 रुपए चलती है। इसने क्योंकि बहुत बड़ा फंड रेस करा था, तो उनको सस्ते में शेयर बेचे थे, लगभग 11.5 रुपीज की, 11.5 में, तो 05, तो प्राइस इसकी जो मार्केट प्राइस से कम में बेचा, तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट इससे हुए थे यहाँ पर पे। बाकी अगर अपन बात करें तो एफआईआई डीआईए दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली परचेस कर रहे हैं, 0.12% से डायरेक्ट 10-11%, 0.5% से डायरेक्ट 3.5%, एफआईआई डीआईए दोनों परचेस कर रहे हैं। ये मैंने एंजल वन का स्क्रीनशॉट लगाया, आप चाहो तो एक बार एंजल वन से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना यहाँ पर जो रेवेन्यू, पैट और नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सब इस कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। रेवेन्यू 7% से, प्रॉफिट 47% से, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 3.52% से, और अर्निंग पर शेयर भी 47% से इंक्रीज हुआ है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो है अपनी पीसी ज्वेलर्स, जिसका शेयर 10 रुपए का मिलता है। अब पीसी ज्वेलर एक टर्न अराउंड कंपनी जिसके अंदर पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी कंपनी में, पर अब वो सबको रिकवर करके वापस से उठ रही है कंपनी। अगर आपको इसकी कहानी नहीं बताता मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं। देखो हुआ क्या था, 2018 से इसके बुरे दिन शुरू हुए थे। 2018 में एक गवर्नेंस इशू आया था, क्योंकि इसका एक पीसी ज्वेलर का एक शेयर होल्डर है बहुत बड़ा, वाकरांगी कंपनी करके। अब वाकरांगी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। वाकरांगी कंपनी क्या करती थी, ये शेयर्स को मैनिपुलेट करती थी, खुद की कंपनी के भी और लोगों की कंपनी के भी, कि उनके शेयर की आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाती थी। तो वाकरांगी पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पता पड़ा है शेयर की प्राइस इंफ्यूज करती है, मतलब बढ़ाती है लोगों के आर्टिफिशियली। तो ये पीसी ज्वेलर्स का भी क्योंकि बहुत बड़ा शेयर होल्डर था, तो लोगों को डर हुआ कि पीसी ज्वेलर्स की शेयर की प्राइस भी आर्टिफिशियली बड़ी हुई है, इसने वाकरांगी ने बढ़ाई है। पर हालांकि बाद में ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर लोगों को क्योंकि डर लगा तो पैनिक सेलिंग करी, लोगों ने पैनिक सेल करी। इसकी पीसी ज्वेलर की प्राइस 60%, 60% से टूट गई है। और इस डर के कारण जो बैंक वाले भी डर गए, बैंक वालों ने इसको लोन देने से मना कर दिया पीसी ज्वेलर्स को। और जो ज्वेलरी कंपनी उनको लोन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनका काम ही गोल्ड खरीदने का,
लोन देने से मना कर दिया, वर्किंग कैपिटल लोन जो इनका था, वर्किंग कैपिटल लोन रिन्यू नहीं करा, तो इन्होंने अलग अलग जगह से लोन लिया, तो डेट इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिजनेस की सेल्स कम हो गई, सब खराब हो गया, क्योंकि इनके पास नई ज्वेलरी नहीं थी, पैसा नहीं था लाने के लिए। तो अब ये सारी चीजें एक इस वजह से हुई थी, इस वजह से, तो इस वजह से मेन कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पर अब इसका टर्न अराउंड शुरू हुआ 2024 के अंदर, बैंक वालों ने इसको लोन दिया, और 2024 में लोन दिया, कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, कंपनी बहुत अच्छे से बढ़ी। साथ में जो लोन दिया था, कंपनी इतनी अच्छी से ग्रो हुई है कि कंपनी ने अभी तक 80% लोन रीपे भी कर दिया है, और साथ में 2027 क्वार्टर 2 तक टारगेट है कि हम 100% लोन पूरा रीपे कर देंगे बैंक का। हमारे पास अच्छा खासा सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो सब कुछ अच्छा हुआ। इवन रिसेंटली अभी इसने लोगों से इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी भी रेस कराई थी, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट भी कराता है, साथ में प्रमोटर्स ने भी खुद एक्स्ट्रा पैसा डाला। जब प्रमोटर खुद से पैसा डालता है तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई प्रमोटर ने खुद ना पैसा डाला है, कंपनी बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज हुई थी। पर हालांकि एक दिक्कत ये हुई कि इसने बहुत ज्यादा इक्विटी रेस कर दी, तो जो इक्विटी डायल्यूशन हो गई, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए थे, और साथ में कैश फ्लो इसका थोड़ा ब्लॉक हो गया था। बाकी कंपनी में ठीक चल रहा था। रेवेन्यू बाकी कंपनी का 49% से, प्रॉफिट 24% से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% से बढ़ा है, पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, डेट टू इक्विटी भी एसएस कोई कंपनी में ज्यादा है नहीं। कंपनी की अगर अपन अब एफआईडीआई की बात करें तो एफआईआई भी अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज करिए, यहाँ पर 6% से 13% तक होल्डिंग इंक्रीज करिए। बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कंपनी की सेल्स अच्छी खासी ग्रो हुई है। देखो यहाँ पर पहले नेगेटिव चल रही थी सेल्स, अब आप देखो लास्ट 2 सालों से अच्छी खासी पॉजिटिव परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज हुई है, यहाँ पर ग्रोथ इसकी। प्रॉफिट भी लास्ट 2 सालों से अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, तो लास्ट 2-3 सालों से कंपनी टर्न अराउंड फैक्टर में कंपनी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। ये क्वार्टर वाइज भी देखोगे तो क्वार्टर वाइज भी आप देखो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, सेल्स और ग्रोथ अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देखोगे तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो गया, रिजर्व अभी हाईएस्ट तक पहुंच चुके हैं, बोरोइंग भी कम होकर डिक्रीज होकर यहां तक पहुंच चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने सारे शेयर डिस्कस हो गए। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, या आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन प्लीज कमेंट जरूर करके जाना। एंड हाँ, आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना है जो भी बहुत ज्यादा नॉमिनल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है, तो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेक्शन के अंदर, आप वहां से जरूर वो स्टॉक मार्केट का पूरा डिटेल्ड कोर्स ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो।